एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR कॉमर्स बाय अरविंद पर। जो इकोनॉमिक्स की सीरीज शुरू की हुई है, इसमें हमें आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है ना, वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। आज हम समझते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। ठीक है, इसे निकालने की विधियां क्या होती हैं। आज वीडियो आप पूरा देखना। नेशनल इनकम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, है ना। नेशनल इनकम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आज के बाद आपको नहीं रहेगी। अगर आपने नेशनल इनकम पढ़ लिया तो इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट आप कवर कर लेते हैं। ठीक है जी, सब शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और समझते हैं। देखो, बहुत ही आसान तरीके से आप समझते हैं कि ये नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय क्या होता है ना। इससे पिछली वीडियो में हमने आय क्या होता है, मौद्रिक आय क्या होती है, वो देखा है। ठीक है जी, मौद्रिक आय के अलावा हमने प्रयोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम जो होती है, रियल इनकम जो होती है, वे चीज़ हम देख चुके हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय की। देखो, नाम से पता लग रहा है दो शब्द हैं इसमें, एक राष्ट्रीय और एक आय, है ना। राष्ट्रीय और आय से मिलकर बना है। अगर शाब्दिक रूप में देखें तो सीधा सी बात बोल कि हमारे राष्ट्र, हमारे नेशन, है ना। एक राष्ट्र, एक देश की इनकम की बात हो रही है ना। उसकी आय, उसकी अर्निंग क्या होगी। लेकिन कितनी अर्निंग एक साल के लिए लेते हैं। जब यहाँ बात कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ बात कर रहे हैं तो एक साल की बात करते हैं ना। एक वर्ष के अंदर एक देश की कुल आय क्या होगी। कुल आय का मतलब सभी क्षेत्रों से आय होगी यहाँ से, चाहे वो सरकारी क्षेत्र से हो, है ना, या निजी क्षेत्र से हो। दोनों क्षेत्र को मिला के हम बात करते हैं। देखो, इनकम जैसे अगर यहाँ थोड़ा सा अगर हम एग्जाम्पल्स लें, ये तो पूरी राष्ट्र की। राष्ट्र से पहले अगर हम फैमिली की बात करते हैं, एक परिवार है ना। एक परिवार में 5 आदमी हैं, कोई कुछ कमा रहा, कोई कुछ कमा रहा, सबको जोड़ दे तो वो पूरी फैमिली आय हो गई, है ना। फैमिली। इसके बाद अगर मोहल्ले की बात कर रहे हैं, मोहल्ले में कितने घर हैं, हर एक घर की आय जोड़ लीजिए, है ना, पूरे मोहल्ले की आय निकल के आ गई, है ना। ऐसे पूरे शहर की आय देख सकते हैं हम, है, पूरे राज्य की आय देख सकते हैं, और ऐसे पूरे देश की, देश यानी राष्ट्र की आय देखते हैं। उस राष्ट्र की आय को हम राष्ट्रीय आय बोल रहे हैं ना। ये तो आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट हुआ। थ्योरेटिकल कंसेप्ट में फिर मैं आपको बता दूं, नेशनल आय, राष्ट्र की आय का मतलब क्या हुआ। अगर आप इसे लिखना चाहे थ्योरेटिकल में भी लिखवा भी दिया जाएगा आपको कि एक वर्ष में, है ना, एक वर्ष में किसी देश के समस्त घटकों, है, वो चाहे फिर आपका सरकारी हो या निजी हो, सरकारी अथवा क्या और कर लीजिए, सरकारी और निजी, है, से प्राप्त या मिलने वाली, है, से प्राप्त कुल आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है, ये तो इसकी एक बात हुई कि राष्ट्रीय आय कहेंगे किसे, एक वर्ष में किसी देश के समस्त घटकों, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, से मिलने वाली, है, से प्राप्त होने वाली कुल आय राष्ट्रीय आय हमारी कहलाती है। लेकिन राष्ट्रीय आय होती क्या है ना, फिर निकालते कैसे हैं, क्या तरीका है, इसके लिए आप देखते हैं। पूरे, ये तो आप समझ गए कि राष्ट्रीय आय का मतलब पूरे राष्ट्र की टोटल इनकम, वो हमारी राष्ट्रीय आय होगी। और उससे पहले हम जैसे हम जीडीपी पढ़े थे, इसमें आप देख सकते हैं, इसे हम डिनोट कर सकते हैं एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। याद रखेंगे, एनएनपी जो फैक्टर कॉस्ट होती है हमारी राष्ट्रीय आय होती है। तो अगर आपने पिछली वीडियो है ना, जिसमें जीडीपी है, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सब चीज़ क्लियर किया, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, सब चीज़ इसमें क्लियर की है। अगर वहाँ से आप देखना चाहे तो अगर पिछली वीडियो आपने देखी हुई है, समझी हुई है, या उन्हें उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा। अगर उन्हें देखेंगे तो बस यहीं किसी आप खत्म हो सकती है आपकी राष्ट्रीय आय।
अगर आप NNP एट फैक्टर कॉस्ट समझ चुके हो तो राष्ट्रीय आप समझ गए, क्योंकि हम उसमें सब चीज़ में डिस्कस किया था कि NNP वगैरह क्या होती है। जिन्होंने नहीं देखी है पिछली वीडियो, है ना, ये थोड़ा कोई दिक्कत है तो इसके लिए थोड़ा सा क्विक रिविजन यहाँ से कर देते हैं ताकि राष्ट्रीय आय बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है जी। लेकिन ध्यान रखेंगे, इसे आप नोट कर सकते हैं कि एक वर्ष में किसी देश के समस्त घट को सरकारी और निजी से प्राप्त कुल आय राष्ट्रीय आय कहलाएगी, और राष्ट्रीय आय NNP एट फैक्टर कॉस्ट होती है। अभी फिर क्लियर कर रहे हैं कि NNP क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, सब चीज़ से क्लियर करते हैं, फिर क्या फॉर्मूले होते हैं उसकी भी बात अभी करते हैं। ठीक है जी। तो ये हम बात कर रहे हैं NNP फैक्टर को, जो कि हमारी राष्ट्रीय आय होती है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ होती है GDP, है ना। तो GDP आप जानते हैं क्या होती है, नहीं जानते तो फिर दोबारा से बताओ। फुल फॉर्म तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, लेकिन क्या होता है किसी देश के, है ना, एक वर्ष में किसी देश की सीमा के अंदर, सीमा का मतलब राजनीतिक सीमा होता है। राजनीतिक सीमा के अंदर थोड़ा आपका जो है समुंदर वाले भी ले जाते हैं, 12 नॉटिकल मील तक भी ले जाते हैं, या आपका हमारे जो एम्बेसडर होते हैं विदेश में वो ले जाते हैं, वो चीज़ अलग बात है। लेकिन हम सिर्फ देश की बात कर रहे हैं, है ना। एक वर्ष में किसी देश की सीमा या राजनीतिक सीमा, आप थ्योरेटिकल तो आप देख ही सकते हैं, के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं, वस्तु और सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विसेज, ये बताई थी दो ही चीज होती हैं इकोनॉमिक्स में, या तो कोई गुड्स होगा या कोई चीज सर्विस होगी। ठीक है। तो गुड और सर्विस, एक वर्ष में किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य, ये तो GDP है। ठीक है जी। GDP क्या है, अब जितना भी हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है उनका मौद्रिक मूल्य से मतलब होता है ना, और कौन सा उनका अंतिम मूल्य से। अंतिम मूल्य आपको बता दिया गया था। ठीक है। जैसे गेहूं की बात करें, गेहूं से आटा बन रहा है, आटे से फिर बिस्कुट बन रहा है। अगर बिस्कुट के बाद कुछ नहीं बन रहा तो बिस्कुट का मूल्य लेंगे, ना कि गेहूं का, ना और ना ही आटे का, ना, इससे दोहरी गणना से बचाव के लिए। उनका सिर्फ अंतिम वस्तु ली जाती है, उस जो चीज़ हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसे अंतिम रूप से, फाइनल रूप में क्या चीज़ बन रहा है जो कस्टमर के लिए जा रही है, जो उपभोग के लिए जा रही है, तो वो चीज़ GDP होती है। और ये GDP आपको बताई थी, GDP होती है हमेशा मार्केट प्राइस पर। नॉर्मल जो हम GDP निकालते हैं वो मार्केट प्राइस पर निकालते हैं, ना कि फैक्टर कॉस्ट पर। फैक्टर कॉस्ट भी आपने समझे, देखो उत्पादन के चार कारक थे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने देखे थे ना। सबसे पहले पूंजी है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है ना, हमें तो क्या करना पड़ेगा, पूंजी लगानी पड़ेगी। जैसे मान के चलो इस मार्कर का प्रोडक्शन करना है, तो इसका मार्कर बनाने के लिए पैसे भी तो चाहिएगा। ठीक है। दूसरा क्या चाहिएगा, लैंड चाहिएगी, है, जहाँ इस जगह पे बनाएगी, किसी तो जगह पे बनाएगा, अपनी जगह भी हो सकती है, किराए की भी हो सकती है, कुछ लेबर लगेंगी, और एक आदमी जो होगा इन तीनों में सामंजस्य स्थापित करेगा, जो रिस्क वहन करेगा, है ना। कौन होगा, एंटरप्रेन्योर, है। ये चारों चीज जो मिलती है उत्पादन के कारक होते हैं। और इनके मान के चलो इसमें इस मार्ग को बनाने में 5 रुपये की कैपिटल लगी हुई है, 5 रुपये की भूमि का किराया गया है, 5 रुपये की लेबर लगी हुई है, 5 रुपये मान लो, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 20। तो इस मार्ग की फैक्टर कॉस्ट हुई, है ना, फैक्टर कॉस्ट। इसे साधन लागत कहते हैं हिंदी में। साधन लागत कितनी हुई, इस पेन की साधन लागत 20 रुपये हो गई। ठीक है। तो क्या ये 20 रुपये में मार्केट में चला जाएगा बिकने के लिए, है ना। 20 रुपये का तो ये बन गया एक तरीके से, इसकी तो लागत हो गई हो, लेकिन जब मार्केट में जाएगा तो मार्केट में जाने से पहले जो ये 20 रुपये है, इसमें कुछ गवर्नमेंट टैक्स जोड़ देती है। ठीक है जी। कौन सा टैक्स जोड़ता है, इनडायरेक्ट ही होता है टैक्स। आप जानते हैं टैक्स दो होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट क्या होता है, जो डायरेक्ट हमारे पे लगता है, जैसे इनकम टैक्स वगैरह हुआ, और इनडायरेक्ट जो हमें डायरेक्ट तो चुकाना होता है लेकिन वस्तुओं की कीमत में जुड़ा होता है। जो इनडायरेक्ट टैक्स में आप सारे टैक्स के लिए एक GST आ चुका है, पहले तो अलग अलग होते थे,
है ना, वस्तु टैक्स से टैक्स अलग, ये अलग वो अलग, अब सब चीज़ एक ही हो चुका है जीएसटी। तो वही इनडायरेक्ट टैक्स में जुड़ा होता है ना। लेकिन क्या होता है फिर यहाँ से बताऊँ कि जो हमारे फैक्टर कॉस्ट होता है, फैक्टर कॉस्ट में अगर हमें मार्केट में ले जाना है, बेचना है, तो सबसे पहले एक टैक्स जुड़ा होगा, है ना, टैक्स जोड़ के चीज़ें महंगी हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ होती है सब्सिडी, है, कुछ चीज़ों पर गवर्नमेंट छूट देती है ना, सब्सिडी देती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर, है ना, तो उनमें छूट देना चाहते हैं, छूट देकर मंदा करना चाहते हैं, तो सब्सिडी वो चीज़ घटा देते हैं, टैक्स जोड़ते हैं और सब्सिडी घटा देते हैं, है ना। इसी चीज़ को हम बोलते हैं एनआईटी। एनआईटी क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब है ना, टैक्स है नेट इसलिए है कि इसमें सब्सिडी घटी है। सब्सिडी देखो, टैक्स तो बहुत ज़्यादा लगता है, सब्सिडी बहुत कम देती है गवर्नमेंट। अगर टैक्स 10 रुपये का लगाई, सब्सिडी 1 रुपया दे दिया। तो इस चीज़ में हम बात करते हैं अभी हाँ सी हमारे यहाँ कि हमारा जो मार्कर 20 रुपये का था, है ना, तो सपोज करो इसमें हमने गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया 5 रुपये, तो ये हो गया 25 का। लेकिन चलो मान के चलो सब्सिडी भी दे दी है 1 रुपये की, तो कितना हुआ? 24 रुपये का। ये 24 रुपये मार्केट प्राइस कहलाता है, ठीक है जी। अब ये मार्कर कितने का जा रहा है? वहाँ से 24 रुपये का मार्केट में जा रहा है। तो जो जीडीपी निकालते हैं हमारी मार्केट प्राइस के बेस पर हम निकालते हैं, तो 24 रुपये की हमारी जीडीपी में काउंट होगा ये मार्कर, ठीक है जी। ओके, अब एक चीज़ और थी कि जो जीडीपी के बाद, क्लियर है, इसे मिटा दें, आप समझ गए एनआईटी क्या होता है। हालांकि सब चीज़ पहले आप क्लियर की चुकी है, यहाँ थोड़ा और रीजन है। नेशनल इनकम के परिप्रेक्ष्य में हम बता रहे हैं, फिर जीडीपी से हम फिर हमें जो कहाँ जाना है, नेशनल इनकम मतलब NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है जी। इसे मैं थोड़ा रफ करूँ तो जीडीपी आप मार्केट प्राइस समझ गए। जीडीपी मार्केट प्राइस क्या निकली है? जीडीपी के बाद इसमें एक चीज होती है डेप्रिसिएशन, ह्रास। ह्रास क्या होता है? टूट फूट, है ना। मान के चलो तो जीडीपी में क्या होता है? जीडीपी में आप निकालते हैं टूट फूट से मतलब इनका टोटल प्रोडक्शन से मतलब होता है। तो टोटल प्रोडक्शन का मतलब जैसे हमने अभी जो प्रोडक्शन किया है ना, हमने सपोज करो 1 लाख मार्कर बनाए हैं, तो 1 लाख मार्कर में 100-200 मार्कर तो खराब भी हो गए होंगे, है ना, वो किसी लायक नहीं है, हमारे देश के वो चीज़ बेकार है, तो उस चीज़ वो जीडीपी में नहीं घटे हैं, तो उन्हें हमें घटाना होगा। अगर इसमें से हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं डेप, तो ये आ जाएगा जी की जगह नेट आ जाएगा, एनडीपी, है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर हम डेप घटाते हैं, जीडीपी माइनस कर देते हैं डेप, किस चीज़ में डेप घटाएंगे तो ग्रोस की जगह क्या हो जाएगा? नेट, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो जीडीपी में से घटाने के बाद एनडीपी आ गया, तो एनडीपी का मतलब हमारा वही है, हमारे देश के अंदर कुल प्रोडक्शन से वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य है, लेकिन वो नेट है, उसमें टूट फूट वाली आइटम घटी हुई है। अच्छा जी, लेकिन हमें हाँ एनडीपी नहीं आना, हमें तो आना एनएनपी पे, है ना। बीच की जगह जो डी है इसका भी एन करना है। डी का मतलब डोमेस्टिक है, अब एन का मतलब नेशनल, हमें तो राष्ट्र की चीज़ लेनी है। तो इसके लिए आपको बताया था कि क्योंकि हम जो ले रहे हैं फिर यहाँ जीडीपी में ले रहे हैं, जीडीपी मतलब हमारे देश के अंदर, हमारे देश की राजनीतिक सीमा के अंदर टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन हम कर रहे हो, है कोई विदेशी कर रहा हो, कोई भी कर रहा हो, हमारे देश की सीमा के अंदर होना चाहिए। लेकिन जब राष्ट्र की बात करते हैं, नेशनल की बात, तो सिर्फ हमारे देश का देखते हैं, है, या तो देश में देखा, हमें सिर्फ हमारे देश कौन चाहिए, हमारे देशवासियों को होना चाहिए। तो हमारे देशवासी हमारे देश के अंदर बैठ के कर रहे हो या हमारे देश के बाहर जा कर रहे हो, है ना। तो अपने देश का देखेंगे, बाहर वालों का नहीं देखेंगे। तो वही चीज हम क्या करेंगे, जो एनडीपी आ चुके हैं, एनडीपी में से हम क्या करेंगे, कुछ चीज जोड़ेंगे, कुछ चीज घटाएंगे, है ना। डीपी में क्या करेंगे, अगर विदेश है, यहाँ सिर्फ विदेश वाला मैटर और होता है, हमारे देश का कोई आदमी अगर विदेश में गया हुआ है ना, और वो फिर कुछ इनकम करता है, तो उस इनकम को आप जोड़ दो, उसे आप एक्स से डिनोट कर सकते हैं। और घटा क्या दें, कोई विदेशी व्यक्ति है या विदेशी कंपनी हमारे देश में जो प्रोडक्शन कर रही है उस चीज़ को हटा दो, है ना। तो बिल्कुल हमारे सिर्फ हमारी चीज़ का निकल के आ जाएगा। तो अब इस डी की जगह क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। इस चीज़ को हम एक्स माइनस जो वाई है इसे शुद्ध साधन आय बोलते हैं, शुद्ध साधन
आय कहते हैं, या इसी चीज को हम बोलते हैं NIFA, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, एब्रोड यानी विदेश, NFA। तो NDP प्लस NIFA बराबर NNP आ गया। क्लियर जी, ये भी बराबर NNP आ गया। अब नेट की जगह डोमेस्टिक जगह नेशनल आ गया। आप फिर दोबारा समझ लिया क्या करेंगे हम, विदेशी है ना, विदेशी जो कंपनी हमारे यहाँ लगी है, विदेशी व्यक्ति लगाया, वो हमारे यहाँ आके प्रोडक्शन कर रहा है, उस चीज़ को हम हटा देंगे। लेकिन हमारे व्यक्ति भी तो है ना, हमारे इंडिया से तो व्यक्ति बाहर गए हुए हैं, कोई अमेरिका गया हुआ है, कोई जापान गया है, जर्मनी गया है, कनाडा गया है, वहाँ जाके इनकम करते हैं, है तो भारतीय ही, लाख पैसे तो सब इंडिया में ही भेजेंगे आके, इनकम तो भारत की होगी, तो उस चीज़ को जोड़ेंगे और विदेशी इनकम घटा देंगे, है ना। एक चीज़ जुड़ेगी, एक चीज़ घट जाएगी, इन जोड़ने घटाने को एक्स माइनस वाई को शुद्ध साधन आय या NIFA, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब GDP था, GDP के बाद हमने इसमें से GDP था, माइनस किया मैंने डेप्रिसिएशन, तो हो गया NDP। अब और सब मार्केट प्राइस पे चल रहा है, ठीक है। NDP में क्या किया, NDP में एक एडजस्टमेंट हुई, ये समझो x प्लस करा है x माइनस वाई, या इसे कह देते हैं x माइनस वाई, सुसाधन आय के लिए NIFA है ना, NIFA को प्लस किया तो हो गया NNP। और कौन सा, मार्केट प्राइस, क्योंकि GDP मार्केट प्राइस पे चल रही है, और तो कोई एडजस्टमेंट करें, सब चीज़ जो चाहे मार्केट प्राइस वाली ये चीज़ें चल रही हैं। तो NNP एट मार्केट प्राइस आ गया। NNP मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है जी। अब जो NNP आ गया, अब NNP तो हमें FC वाली चाहिए, फैक्टर कॉस्ट वाली चाहिए, जबकि कौन सी है, मार्केट प्राइस वाली, यानी कि इसमें भी अभी कुछ एडजस्टमेंट करना बाकी है। क्या एडजस्टमेंट करना बाकी है, देखो जी, क्योंकि कोई भी चीज़ वैसे तो जब हम करते हैं होती तो फैक्टर कॉस्ट ही है ना, उसमें दो एडजस्टमेंट जुड़ी हुई थी, टैक्स जुड़ा हुआ था और सब्सिडी घटी हुई थी। अब उसे उल्टा अगर कर दें तो फिर वही आ जाए, है ना, जुड़ के यू आया हुआ है, तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, टैक्स जुड़ा हुआ है, तो टैक्स तो फिर हमें माइनस कर देंगे टैक्स और प्लस कर देंगे सब्सिडी, तो क्या आ जाएगी NNP फिक्स फैक्टर कॉस्ट आ गई, नहीं आ गई, टैक्स को माइनस करना पड़ेगा, सब्सिडी को ऐड करना पड़ेगा। ये इसी चीज को हम थोड़ा सा NIT भी बोल सकते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर यहां से मैं देखूं कि अगर हमें NNP फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो अगर हमारे पास NNP मार्केट प्राइस है, तो इसमें से सिर्फ क्या करना होगा, माइनस कर देंगे NIT ना, क्योंकि टैक्स ही बड़ा होता है, सब्सिडी तो कम होगी तो माइनस ही होगा, जो चीज़ बड़ी होगी वही माइनस वो हो जाएगी। तो NNP अगर फैक्टर कॉस्ट दिए तो NNP मार्केट NIT घटा दो, NIT का मतलब बता दिया है ना, NNP ये तो है ही, इसकी जगह अगर अलग से करना चाहो तो माइनस करना है टैक्स, क्योंकि टैक्स जुड़ा हुआ है, और मार्केट प्राइस में तो टैक्स घटा दो और प्लस कर दो सब्सिडी, अलग से ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है जी। और अगर हम बात करें फैक्टर कॉस्ट की, अगर हमें GDP दी हुई है, तो थोड़ा सा तो ऐसे निकल गया, हमें NNP फैक्टर कॉस्ट यानी नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, है ना, और दी हुई क्या है, सपोज करो GDP मार्केट प्राइस दी हुई है, तो GDP मार्केट प्राइस में से पहले तो डेप घटा के से NDP निकाल लो, और उसमें से फिर और क्या घटाएंगे, उसमें घटाना क्या जोड़ देंगे NIFA, NIFA का मतलब एडजस्टमेंट हो गया, टोटल हो गया। अगर इसमें विदेश वाला ज़्यादा है तो घट जाएगा जुड़ने के बजाय, तो आप समझिए प्लस माइनस दोनों चीज़ हो सकता है ना, नहीं तो सिंगल अगर करें तो ये सीधा सा है, प्लस में है x माइनस वाई।
हमारे देश के व्यक्ति जो विदेश में काम कर रहा है उसकी इनकम जोड़ दो, और विदेशी व्यक्ति जो हमारे यहाँ काम कर रहा है उसकी इनकम घटा दो, उसे NIFA बोल रहे हैं। ठीक है जी, चलो जी ये आ गया। और उसके बाद इतने एडजस्टमेंट करने के बाद NNP मार्केट प्राइस आ गई, और इसमें एक अगले एडजस्टमेंट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे NIT मतलब माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, टैक्स और सब्सिडी की एडजस्टमेंट है। तो आपका सीधा सा आपका निकल के आया गया NNP फैक्टर कॉस्ट बराबर GDP मार्केट प्राइस माइनस डेप प्लस NIFA माइनस NIT, है ना। और अगर NNP मार्केट प्राइस गिवन नहीं है तो बस सीधा मार्केट प्राइस गिवन है तो आप यहाँ तक आ चुके आप, NIT आप माइनस कर देंगे। NIT माइनस करने का मतलब फिर आप समझ रहे हैं कि आप टैक्स घटा रहे हैं और सब्सिडी जोड़ रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, है ना। ये चीज़ को अगर आप इकोनॉमिक्स सूर्य समझ रहे हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। जिसने पहले नहीं देखी उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना, ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो अब उम्मीद है आपको सब चीज़ ये क्लियर हो गई, सब पता चल गया आपको NNP जो फैक्टर कॉस्ट है वो क्या होगा, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय आय होती है ना। खाली राष्ट्रीय आय कोई पूछे तो इनकम का मतलब वो आपने देख लिया कि एक वर्ष में एक देश में एक समस्त घटकों से जो प्राप्त आय होगी, सरकारी और निजी समस्त घटकों से जो प्राप्त आय होने वाली है वही हमारी नेशनल इनकम है, जिसे हम NNP एट फैक्टर कॉस्ट से डिनोट करते हैं। क्या होता है NNP फैक्टर कॉस्ट, क्या होती है GDP, NDP वगैरह, ये सब चीज़ें फार्मूले पूछ लेते हैं इधर उधर करने पर, है ना। बहुत क्वेश्चन इन चीज़ों से बनते हैं। अगर ये आपने समझ लिया तो इकोनॉमिक्स का बहुत, है ना, बहुत अच्छी चीज़ आपने समझ चुकी हैं। हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीज़ें आती हैं। अब थोड़ी सी आगे की बात करते हैं। अब इसकी अब उम्मीद है आपको राष्ट्रीय आय तो अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है, नेशनल इनकम क्या है एंड क्या फार्मूला है। अगर फिर फार्मूला अगर नहीं समझ में आ रहा है तो राष्ट्रीय आय क्या है, NNP फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ये गिवन है, ठीक है। नहीं तो जनरली क्या होगा, NNP आपको मार्केट प्राइस दी होगी, तो इसमें से मार्केट प्राइस है तो उसमें टैक्स, इसमें क्या हो रहा होगा, टैक्स जुड़ा होगा तो टैक्स घटा दो, और सब्सिडी घट रही होगी तो सब्सिडी जोड़ दो, है। लेकिन इसी चीज़ को हम थोड़ा सा शॉर्ट में करके क्या बोलते हैं, NNP माइनस NIT, मार्केट प्राइस तो है ही, NIT का मीनिंग आप समझ चुके हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एक तो ये बात हुई ना पहला, और दूसरा NNP फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो GDP से आप शुरू कर सकते हैं। GDP अगर मार्केट प्राइस है तो पहले तो उसमें से डेप तो घटा नहीं होगा, डेप घटा के GNP निकल गया, इसमें से आप एडजस्टमेंट करेंगे, प्लस कर देंगे NIFA यानी कि X माइनस वाई, विदेश की इनकम घटी है और अपनी इनकम, है ना, जुड़ी हुई है। हमारे व्यक्ति जो विदेश में है वो X है, वो इनकम ले आएंगे, उसे जोड़ देंगे और विदेश घटा देंगे, है ना। और उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड। और फिर ये आपके NIT वाली एडजस्टमेंट है, NIT। अगर ये GDP हमारी होती है, GDP फैक्टर कॉस्ट पर होती तो NIT वाली एडजस्टमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं थी, तो बस सीधा GDP माइनस डेप प्लस NIFA हो गया था, आपकी NNP निकल के आ गई। NNP का मतलब आपकी राष्ट्रीय आय निकल के आ गया, फैक्टर कॉस्ट पे है तो उसी चीज़ को अपनी इनकम में, राष्ट्र की इनकम में ऐड करते हैं। उम्मीद है ये चीज़ निकल के समझ में आई आपको। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय, किसी राष्ट्र की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ये तो राष्ट्र की कुल आय होगी, अब हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम,
ठीक है जी। क्योंकि किसी देश की अगर समृद्धि देखनी हो तो प्रति व्यक्ति आय देखे जाते, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है तो इसका मतलब वो देश खुशहाल है, प्रगति की ओर अग्रसर है। प्रति व्यक्ति आय, अब प्रति व्यक्ति आय होगी क्या, तो प्रति व्यक्ति पर कैपिटल इनकम निकालने के लिए कुल आय देखो, कुल राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय आप समझ गए कैसे निकाले, कुल राष्ट्रीय आय, और उसे भाग दे देंगे उस देश की जनसंख्या से बटे कुल जनसंख्या। सिंपल है भाई। मान के चलते हैं कि फैमिली इनकम की बात करें, मान के चलते फैमिली में 3 आदमी हैं, है ना, एक ने कमाए 10,000, एक ने कमाए 20,000 और एक ने कमाए 30,000, तो टोटल फैमिली में कितनी इनकम होगी, 0, 3 और 2 5 और 1 6 60,000। फैमिली इनकम कितनी है, तो फैमिली इनकम ऐसे, या राष्ट्र की इनकम कह रहे तो राष्ट्र की होगी, राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखें। और फैमिली मेंबर कितने थे, सिर्फ 3, तो 60,000 को 3 से भाग कर दें, है ना, कुल इनकम को कुल जनसंख्या से भाग करो तो कितना है, 20,000। तो प्रति व्यक्ति आय, है ना, एवरेज रूप में कितनी आई, 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति आ गई। ऐसे यहाँ से पूरे राष्ट्र की बात करें तो कोई कुछ कमा रहा है, कोई 10,000 रुपये कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 10 करोड़ कमा रहा है, तो वो तो सब कुछ जोड़ लिया, जोड़ने के बाद तो होगी कुल राष्ट्रीय आय। लेकिन कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या कितनी है, उससे आपको अगर डिवाइड कर देंगे तो वो प्रति व्यक्ति आय निकल के आ गई। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय निकालना बिल्कुल आसान है। अब कुल आय निकल गई तो कुल जनसंख्या से तो भाग करना है, तो प्रति व्यक्ति आय भी आपकी निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, अब इनकी बात करेंगे हम गणना की, है राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाएगी, और राष्ट्रीय आय की गणना ही करनी होती है, प्रति व्यक्ति आय तो फिर आराम से निकल ही जाएगी। ठीक है जी। इसके लिए क्योंकि हम चलो प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं, तो प्रति व्यक्ति आय के बारे में इसकी गणना सर्वप्रथम किसने की थी, बहुत बार एग्जाम से क्वेश्चन आया गया है, प्रति व्यक्ति आय की जनगणना सर्वप्रथम किसने की थी, याद रखेंगे 1868 में, है ना, जो भारतीय ग्रेट ओल्ड मैन बोले जाते हैं, दादा भाई नौरोजी, है ना, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1868 में प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। अठारह में दादा भाई नौरोजी ने, उन्होंने एक किताब भी लिखी है, इस किताब के बारे में पूछ लिया जाता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कब 1868 में। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय इस किताब में इसकी चीज़ की चर्चा की हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और ये और थोड़ा देखो, एक चीज़ पहले प्रति व्यक्ति आय हुआ, है ना, प्रति व्यक्ति आय की गणना और कब हुई थी, 1868 में। किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। उनकी किताब कौन सी थी, पॉवर्टी एंड लगा लीजिए, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन से भी बन सकता है, आ सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय थी कितनी उस टाइम पे, जब उन्होंने प्रति व्यक्ति आय की गणना की तो कितनी थी, याद रखेंगे 20 रुपये। 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी, एक व्यक्ति की आय इनकम कितनी थी, 20 रुपये। 1868 की बात कर रहे हैं, दादा भाई नौरोजी ने जब उनकी गणना की थी, है ना। हालांकि और फिर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि वर्तमान में कितनी है, वर्तमान अब हम 2021-22 में जब जी रहे हैं तो 1,12,000 रुपये तो हैं, लेकिन सालाना ही, प्रति वर्ष। याद रखेंगे करंट में हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है 1,12,000 प्रति व्यक्ति है ना। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहाँ से कि 1868 में दादा भाई नौरोजी ने की प्रति व्यक्ति आय की गणना, लेकिन इसे वैज्ञानिक रूप से किसने की थी, तो है ना, वैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया, ऐसे प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं जी, तो वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया था BKRV राव, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, BKRV राव जी ने इसको वैज्ञानिक प्रति व्यक्ति आय को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, है ना, कब 1925 और 1931 में गणना करके, 1925 व 1931
31, ये सन भी आप याद रख सकते हैं ना। जो चीज़ आपको लिखवा जा रही है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से नोट बनाते चलिए। सो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, नहीं तो नोट्स बना सकते हैं, है ना। प्रति व्यक्ति आय, पहले हमने देखा राष्ट्रीय आय क्या होती है, अभी राष्ट्रीय आय की गणना भी देखते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय की गणना से पहले हमें प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। तो प्रति व्यक्ति आय है ना, पर कैपिटा इनकम जिसे बोलते हैं, पीसीआई, पीसीआई प्रति व्यक्ति आय। तो कुल राष्ट्रीय जो आय है आपकी निकल के आई है एनएनपीएफसी, उसे कुल जनसंख्या से आप डिवाइड कर देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल कर आ गई, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय का जो सबसे पहले गणना की बात की थी, ठीक है, गणना की थी 1868 में दादा भाई नौरोजी ने, है ना। इन्होंने एक बुक लिखी है द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस टाइम उन्होंने 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताया था, और आज वर्तमान में 1,12,000 रुपये प्रति व्यक्ति इनकम है प्रति वर्ष, एंड एक आदमी एक साल में 1,12,000 रुपये कमा लेता है। ध्यान दो, यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। और लेकिन सर वैज्ञानिक आधार BKRV राव जी ने प्रस्तुत किया 1925 और 1931 में, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय, इसे आपने कर लिया, इसे मिटा देते हैं। हम बात करें राष्ट्रीय आय की, तो राष्ट्रीय आय की आप करते हैं गणना। गणना के लिए पहले सबसे पहले समझ लीजिए, इसकी जो गणना की जाती है भारत में CSO करता है। CSO की फुल फॉर्म पूछ लेता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट जी, CSO है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, हिंदी में बात करें केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, क्या काम है, राष्ट्रीय आय की गणना करता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है ये भी पूछ लेता है। इसकी स्थापना 2 मई 1951, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO है, इसकी स्थापना 2 मई 1951 में। ये ध्यान रख सकता है किस क्या काम करता है, राष्ट्रीय आय की गणना, कैलकुलेशन, राष्ट्रीय आय कितनी है। जैसे मैंने अभी बताया वर्तमान में क्या है, 1,12,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, है ना। सालाना जो इनकम है एक व्यक्ति की वह इसका ये तो अच्छे प्रति व्यक्ति हम कुल आय की बात करें, वही राष्ट्रीय आय की जो ये प्रति व्यक्ति आय हुई, और टोटल तो निकल जाएंगे, मतलब एक चीज़ निकालनी होती है, दूसरी तो आराम से निकल जाती है। वही राष्ट्रीय आय की जो गणना करते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कर रहा है, यानी CSO कर रहा है। CSO की फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, याद बिल्कुल एग्जाम से पूछ ली जाती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, है ना। सांख्यिकी स्टैटिक्स पूरा सिस्टम होता है। सांख्यिकी दिवस भी हम मनाते हैं, सांख्यिकी दिवस आप याद रख सकते हैं 29 जून को मनाता है ना, 29 जून को जो बनता है सांख्यिकी संगठन। जो सांख्यिकी की बात में तो बात में करते हैं। फिलहाल आपको CSO समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां। राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियां, कितने मेथड हैं जिससे हम राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 3 मेथड। देयर आर 3 मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। पहला प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड। दूसरा आपका होगा इनकम मेथड। तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। याद रखें राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 विधियां हैं। पहला प्रोडक्शन मेथड यानी उत्पादन विधि, हिंदी में अगर बात करें तो उत्पादन विधि। दूसरा इनकम मेथड, आय विधि।
तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि। अब जानते हैं क्या है ये तीनों मेथड। तो प्रोडक्शन मेथड का मतलब यही है कि हम देखते हैं हमारे देश में एक साल में, है ना, हमारे देश की सीमा के में एक साल में कुल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, और उनका मौद्रिक मूल्य देख लो, वही आपका प्रोडक्शन मेथड से वो उसी चीज़ को इनकम मान लिया जाता है। हालांकि यहाँ पर फिर वही बात है कि दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होगी। क्वेश्चन पूछा दोहरा गणना की समस्या कौन सी विधि में होती है, ध्यान देंगे प्रोडक्शन मेथड में होंगे, है ना, उसकी समस्या उत्पन्न हो। तो ये समस्या उत्पन्न हो तो इसलिए हम क्या करते हैं, वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य लेंगे। जीडीपी में यही तो करते हैं हम, चीज मिला के वही जीडीपी के लगभग बराबर समझिए इस चीज को। लेकिन हम बात करें एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे, तो लेनी है वही चीजें हम जी लेंगे। तो प्रोडक्शन मेथड का मतलब समझ गए, है ना। तो जो एनएनपीएफसी में जो आपका वस्तु और सेवाएं हैं उनका उनका प्रोडक्शन हो, उनका मौद्रिक मूल्य ले लीजिए, और किसका लेंगे, अंतिम मूल्य। अगर अंतिम मूल्य नहीं लिए तो वही कई बार उसकी गणना हो जाएगी, हाँ फिर दिक्कत होगी, है ना, दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए अंतिम मूल्य हम लेंगे ताकि दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न ना हो। तो प्रोडक्शन मेथड आप समझ गए कि एक देश में, है ना, कितना प्रोडक्शन हुआ है, उनका मौद्रिक मूल्य देखिए। और वो तो एनएनपी तो आप समझ रही हैं कि वही देश के विदेश वाला की एडजस्टमेंट करने के बाद एनआईएफए करेंगे, टैक्स वैक्स का जो एडजस्टमेंट है वो तो चीज़ होंगी। टोटल प्रोडक्शन देखा जाता है, उस प्रोडक्शन के बेस पर ही मान लेते हैं ये हमारे देश की इनकम है। हम अगर इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इतना कमा रहे हैं, ठीक है जी। दूसरा देखते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड आय विधि, है ना। आय विधि तो इसमें सब आदमी की इनकम देख लीजिए फिर, है ना, हर एक की इंडिविजुअल की, है ना, ये कितना कमा रहा है, प्लस ये यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है, हर चीज़ को प्लस प्लस करके आप देख लीजिए, है ना। व्यक्ति की इनकम वो जो रिटर्न भरते हैं वहाँ से पता चल जाती है। तो इनकम फर्म की, कंपनी की, है, सरकारी और प्राइवेट सभी चीज़ देखनी है तो है ना, सबको थोड़ा जोड़ना पड़ेगा। सबके इनकम देख ली, सरकार के पास जो डाटा होगा सबको मर्ज करेगी तो बोलेगी ठीक है इतनी इनकम हमारे देश की है ना। वही फैमिली वाली बात, अगर फैमिली में 10 मेंबर है तो हर एक का चीज़ देखने के बाद तो ऐसे जोड़ सकते हैं। दूसरा इनकम मेथड हुआ, है ना। और जनरली ये दो ही मेथड हैं अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, है। अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत में आय की गणना के, वैसे तो टोटल 3 विधियाँ हैं लेकिन भारत में सिर्फ 2 विधियाँ हैं, प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ भी रख सकते हैं प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड। भारत में सिर्फ 2 ही विधियाँ प्रचलित है, लेकिन कुछ डेवलप कंट्री जहाँ जो होती हैं, अमेरिका हुई, कनाडा हुई, जापान हुई, जर्मनी हुई, वहाँ पर जो है एक्सपेंडिचर मेथड भी आप यूज करते हैं, वही विधि, है ना। वही विधि के लिए शर्त यह है कि वहाँ आपकी डेवलपमेंट तो ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, कमाई ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन कमाने वाले कम होने चाहिए, तभी ये विधि ये कारगर है। क्यों? क्योंकि इसमें व्यय के साथ साथ हमें बचत दिखी जाती है ना, व्यय और बचत। यहाँ क्या करते हैं हम, व्यय प्लस बचत देखकर अनुमान लगा लेते हैं। देखो व्यय और बचत दोनों जोड़ तो इनकम आ गई, है। देखो कैसे, मान के चलो मेरी इनकम 100 रुपये है, ठीक है। तो एक तो सीधा तरीका है कि इनकम मेथड में 100 रुपये जोड़ लो, वहाँ प्रोडक्शन में तो प्रोडक्शन से देख रहे थे। अब मैंने कहा मैंने 100 रुपये तो कमाए, है ना, और इसमें से मैंने 70 रुपये खर्च कर दिए और 30 रुपये बचा लिए, 30 रुपये की बचत की है। तो अगर कोई, मैं ये भी नहीं बताऊँ कि मेरी इनकम कितने, सिर्फ इतना बता दूँ कि मैंने 70 रुपये खर्च किए और 30 रुपये बचाए, तो इनकम कितनी होगी, दोनों जोड़ लो जी, 70 और 30, 100 रुपये होगी नहीं होगी। तो इस एक्सपेंडिचर मेथड में यही होता है ना। कोई सब बचत विधि कहते हैं। देखो बचत कोई विधि नहीं होती, विधि ध्यान देंगे, कभी कभी एग्जाम में ऐसा आता है कि बताओ इनमें से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि नहीं है। नंबर 1 प्रोडक्शन मेथड, नंबर 2 इनकम मेथड, नंबर 3 एक्सपेंडिचर मेथड, नंबर 4 सेविंग मेथड, बचत विधि। तो बचत विधि कोई विधि नहीं है, विधि का नाम व्यय विधि है, एक्सपेंडिचर मेथड है। हालांकि एक्सपेंडिचर मेथड में ही बचत भी आएगी, एक्सपेंडिचर साथ साथ हमें बचत भी चाहिए, व्यय के साथ साथ से बचत चाहिए, एक्सपेंडिचर साथ साथ इनकम और सेविंग चाहिए, दोनों जोड़ोंगे तभी तो पता चलेगा इनकम कितनी है ना। खाली व्यय से थोड़ी पता चलेगा कितना खर्च कर दिया, है ना। खर्च के बाद अगर बचत नहीं है ना, टोटल खर्चा है तो खर्चा ही इनकम है फिर। लेकिन अगर बचत हुई तो खर्चे के साथ बचत की भी तो जोड़ोंगे, खर्चे और बचत दोनों जोड़ोंगे तो ही तो पता चलेगा कि आपकी टोटल इनकम कितनी है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आई है। तो बस थोड़ा सा रिपीट अगर करें तो राष्ट्रीय आय की गणना करने की कुल विधि विश्व स्तर पर,
तो 3 विधियां हैं। अगर भारतीय स्तर पर बात करें सिर्फ 2 विधियां हैं। कौन सी? शुरू की 2, प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड, ये भारत में यूज होती है। एक्सपेंडिचर मेथड भारत में यूज नहीं हो पाता। यहाँ पर किसने, है ना, इनकम पता कर ले, वही बड़ी बात है सबकी। आप किसने कितनी बचत की है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ ये विधि कारगर नहीं होगी। यहाँ सिर्फ 2 ही विधि को जनरली यूज किया जाता है, प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड। और मैं भी सबसे अगर बेस्ट विधि की बात करें तो इनकम मेथड ज़्यादा बेस्ट है। सबकी इनकम देख लीजिए, है ना। प्रोडक्शन विधि मेथड में क्या होता है कि जितना भी उत्पादन हुआ है ना, वस्तु और सेवाओं का, उनका अंतिम मूल्य ले लीजिए, है ना। दोहरी गणना के बचाव की से एक चीज़ को 2 बार नहीं जोड़ना है, ठीक है। जैसे वही जीडीपी में मैंने आपको बताया कि लास्ट अंतिम मूल्य ही लेंगे। इनकम मेथड में हर एक की इनकम आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है, उसका योग करेंगे तो इनकम हो गया। एक्सपेंडिचर मेथड विकसित देशों में जहाँ पर जनसंख्या कम है, विकसित तो हैं लेकिन जनसंख्या भी कम होनी चाहिए, तो वहाँ पर उनकी व्यय और बचत का योग करके हम उनकी इनकम निकाल सकते हैं और सबका टोटल कर दे तो आपकी राष्ट्र की इनकम निकल कर आ गई। और फिर वही है प्रति व्यक्ति आय देखने हो तो प्रति व्यक्ति आय के लिए टोटल जनसंख्या से आप डिवाइड कर देंगे तो प्रति व्यक्ति आय भी निकल कर आ जाएगी, है ना। उम्मीद है ये आपको आज एक है जो आपकी नेशनल इनकम है, इसका पूरा कंसेप्ट मैंने कोशिश की एक ही वीडियो में समेटने की, है ना। जिसने पहला नहीं देखा है पिछली वीडियो देखिए तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से भी उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम की गणना कैसे की जाती है ना, कौन गणना करता है भारत में CSO जो इसकी जो गणना करता है। फिर प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है ना, उसकी गणना सर्वप्रथम किसने की? दादा भाई नौरोजी, द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। उस टाइम कितनी थी? 20 रुपये थी और आज कितनी है? 1,12,000 रुपये प्रति व्यक्ति सालाना है। वैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया? BKRV राव ने 1925 और 1931 में किया। और सब NNP, FC, GDP, NDP क्या होती है, ये सब चीज़ आप समझ चुके हैं। इसी के साथ आपकी नेशनल इनकम का जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। फिर उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट के माध्यम से फिर पूछ सकते हैं, है जो भी प्रॉब्लम होगी आपको उसका समाधान आपको दिया जाएगा, ठीक है। आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, है ना, ताकि मोटिवेशन बरकरार रहे अगली वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।